हेलो, नमस्ते। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जो कि लगभग सभी तरह के टीचर एग्ज़ाम में, चाहे थ्योरी का हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो, टीईटीज़, इन सब में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। हम लोग इसे देखेंगे किस तरह से ये है। तो सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एनसीएफ, व्हाई इज़ एनसीएफ, मतलब क्या है एनसीएफ, क्यों है एनसीएफ, डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005, कंटेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005। और कंटेंट में फिर आपके पास ये 5 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पहला है पर्सपेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल, दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा है करिकुलर एरिया, चौथा है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, पांचवा है आपका सिस्टमेटिक रिफॉर्म। तो ये आपके 5 हमारे कंटेंट, 5 मेन पिलर हैं पूरे एनसीएफ के। और फिर उसके बाद देखेंगे कि पूरा कंक्लूज़न क्या रहा, जो भी हमने यहाँ पर सीखा, समझा, जाना। तो एनसीएफ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और लगभग सभी जगह आपने खासकर टीचिंग एग्ज़ाम में इसको अपनी बुक्स में और हर जगह पढ़ा ही होगा। एनसीएफ की कहानी शुरू होती है कि सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि ये है क्या। ये एक डॉक्यूमेंट है, जैसा मैंने पहले बताया, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच टीचर्स इन स्कूल कैन चूज एंड प्लान एक्सपीरियंसेस दैट दे थिंक चिल्ड्रन शुड हैव। मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टीचर्स को और इस स्कूल को, कि वो किस तरह के अनुभव हम लोग अपने बच्चों को देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। एक तरह की मतलब सेट ऑफ गाइडलाइंस ये प्रोवाइड करता है। इट एड्रेसेस 4 इश्यूज सच एज एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड असेसिंग लर्नर। ये 4 तरह के हमारे जो इश्यू होते हैं उन्हें मेनली एड्रेस करता है। इसमें पहला है कि एजुकेशनल पर्पस यानी शैक्षिक उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए हम लोग सीख रहे हैं। फिर हमारे शिक्षा का अनुभव कैसा है, फिर अनुभव तो हमने ले लिया, फिर अनुभव का अलग अलग अनुभवों का संगठन किस तरह से बनता है, और फिर हम लोग ओवरऑल जो हमारा लर्नर है, शिक्षार्थी है या जो विद्यार्थी है, उसे एसेस करने का काम करते हैं कि कितना उसने सीखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि वाई इज़ एनसीएफ, एनसीएफ मतलब क्यों आया। तो एनसीएफ बेसिकली आपने सुना ही होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन नाम की एक यशपाल जी की कमेटी थी। ठीक है। तो उसने पूरा जब पाठचर्या के बारे में, मतलब जो एक बोझ बन गई थी पाठचर्या, तो उसको हटाने के उद्देश्य से उसके सॉल्यूशन के रूप में एनसीएफ का आपका आगमन हुआ है। तो एनसीएफ एज अ मीन ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल मिलियोज वाइल इंश्योरिंग कॉमन कोर ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद एकेडमिक कॉम्पोनेंट। एनसीएफ ने क्या किया कि एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा बनाया जो भारत की विविधता जो थी जियोग्राफिकल और कल्चरल, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से शिक्षा हो, और एक जो कॉमन कोर है, जो वैल्यूज़ हैं, उन उन चीज़ों को साथ रखते हुए, और फिर हम लोग शिक्षा की जो अलग अलग कंपोनेंट है उनमें विकास करें अलग अलग रूपों में। एनसीएफ कहने का मतलब ये है कि जो पूरे देश को एक साथ एक पहलू में एक मतलब एक दिशा प्रदान करने का काम जो है एनसीएफ ने किया, विशेषकर स्कूली शिक्षा में। NCF came into existence to make school education comparable across the country in qualitative terms, and also making it as a means of ensuring national integration without compromising on country's pluralistic character। ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारा देश है वो विविधता से भरा देश है, आपने बचपन से ही आप पढ़ते सुनते आ रहे होंगे। तो जो एनसीएफ था उसने क्या किया, स्कूली एजुकेशन को पूरे देश में जो उसकी गुणवत्ता थी उसको मतलब बनाए रखा। साथ ही साथ जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता है, उसे भी बनाने की कोशिश की। ठीक है। और मतलब जो हमारी विविधता है वो भी प्रभावित ना होगी। मतलब आंध्र प्रदेश का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो, और जो यूपी का कोई बच्चा पढ़ रहा है या हरियाणा का कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो इन सब की ज़रूरतों का उसमें ख्याल रखा गया है। मतलब टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस ऐसा हो जो सबके लिए हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ऐसा नियम बना दे जो मतलब प्रैक्टिकल ही ना हो और विभाजन पैदा करे, ऐसा नहीं एनसीएफ ने बोला, एनसीएफ ने किया। तो ये जो है जिनके बारे में बोल रहा था कि प्रोफेसर यशपाल जी हैं, बहुत ही बड़े शिक्षाविद रहे हैं, और इनका बहुत योगदान है मतलब शिक्षा में। और हम लोग अपने बीएड में, एमएड में और टीईटीज़ के एग्ज़ाम्स में बहुत बार इनका जिक्र पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो
हुआ क्या कि डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 किस तरह से आता है कि द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 इज़ वन ऑफ द फोर एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000, 2005 बाय द एनसीईआरटी इन इंडिया। जो एनसीएफ के आपके जितने भी फ्रेमवर्क आए हैं 2005 हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी 1975 में, 88 में, 2000 में, 2005 में एनसीईआरटी ने दिए हैं। The NCF 2005 document draws its policy basis from earlier government report on education as learning without burden and National Policy of Education 1986 and Program of Action 1992 and focus group discussions। तो जो NCF 2005 आया है इसने अपना बेसिस जो है जो पुरानी पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की उनको माना है, उनको बनाया। जैसे ये लर्निंग विदाउट बर्डन है जो प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उसका, और एनपी जो आपकी 1986 में, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपकी 1992 में आई, या फोकस ग्रुप डिस्कशन हुए, उन सब की चीज़ों को इन्वॉल्व किया इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाने में। The approach and recommendation of NCF 2005 are for the entire education system। जो भी अप्रोच और रिकमेंडेशन NCF 2005 की थी वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए थी, ठीक है, स्कूली शिक्षा के लिए बेसिकली, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कंटेंट ऑफ NCF 2005 की मेनली इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट में हम लोग 5 चीज़ें देखेंगे। पहला है पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य, यानी जो मार्गदर्शी इसके सिद्धांत है वो सब क्या है। लर्निंग एंड नॉलेज मतलब सीखना और ज्ञान क्या है। तीसरा है करिकुलर एरिया यानी पाठचर्या के आपके अलग अलग क्षेत्र क्या है। चौथा है स्कूल एंड करिकुलम यानी विद्यालय और स्कूल एंड क्लासरूम, सॉरी। तो इसमें क्या है, विद्यालय और क्लासरूम कैसा होना चाहिए। सिस्टमैटिक रिफॉर्म यानी व्यवस्थागत सुधार कैसे हों। तो सबसे पहले एनसीएफ का जितना भी आप ये समझेंगे जानेंगे तो हम लोग एक ये चीज़ देख लेते हैं कि जब भी ये एनसीएफ बन रहा था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ऐसे है सभ्यता एवं प्रगति, मतलब सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो उसमें एक आपका जो पूरे ऐसे में उन्होंने बताया, उसका जो गिस्ट है वो ये है कि जो क्रिएटिविटी है और जो उदार आनंद होता है वो बचपन की कुंजी होती है। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे इसके एनसीएफ बनाने वाले, उन्होंने इस ऐसे से इस एनसीएफ की पूरी शुरुआत की थी। अगर आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मतलब पूरे उसका मतलब एक तरह से पर्पज़ आपको एक बार समझ में आ जाता है कि एनसीएफ में क्या क्या होने वाला है। इसी कंटेंट में चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं। पहला है कि पर्सपेक्टिव क्या है यानी परिप्रेक्ष्य क्या है। तो परिप्रेक्ष्य यही है कि एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया जाए, उसे मजबूत किया जाए। रिड्यूसिंग करिकुलम लोड मतलब जो पाठचर्या का बोझ है उसे कम किया जाए। करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और पाठचर्या को संविधान के मूल्यों के आधार पे बनाया जाए, जो संविधान में हमारी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की बात की गई है। उन सारी और भी चीज़ें जो बोली गई हैं उन सब चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ठीक है, ये बात बताई गई। अब अगला वाला जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे इसके कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो आप बहुत जगह पढ़ेंगे। पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो विद्यालय के बाहर का जीवन है और जो ज्ञान है हमारा, दोनों को जोड़ दिया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ उन्हें और ही पढ़ा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें पढ़ाएं, ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाएं जो उनके बाहरी जीवन से भी काम आए। इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड्स और पढ़ाई को रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए। इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ठीक है। और पाठचर्या जो है हमारी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही ना रह जाए, केवल बुकी सी बच्चों को नॉलेज ना दिया जाए, जबकि बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल और सब तरह का उनका इमोशनल सब तरह का विकास हो, ऐसा उनका करिकुलम बनाया जाए। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। जो भी हमारे परीक्षा हैं उनको हम लोग जो है लचीला बनाएं और जो कक्षा कक्ष की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। क्लासरूम लाइफ है उसे जीवन बनाया जाए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। और जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी हों, ऐसे विद्यार्थी हम तैयार करें। तो ये इसके मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। ये इसमें टीईटीज़ में और हमारे जो थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं बीएड और एमएड में बहुत जगह ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और जैसे आता है कि लर्निंग एंड नॉलेज मतलब सीखना और ज्ञान क्या है।
तो इसमें मेनली ये है कि सीखना किसके लिए है, कि मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, मतलब बच्चों की जो लर्निंग नीड है, आप जानते हैं कि दो बच्चे किसी भी रूप में एक जैसे नहीं होते हैं, तो बच्चों की जो नीड है उसके हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाए। रीओरिएंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन टू लर्नर एंड लर्निंग, जो हमारे परसेप्शन है लर्नर यानी विद्यार्थी के प्रति, लर्निंग यानी सीखने के प्रति, उसका हम लोग रीओरिएंटेशन मतलब फिर से हम सोचें, फिर से पुनर्स्थापित करें और मॉडर्न चीज़ों को लाएं। पहले हम सोचते थे कि मतलब पढ़ना ही सब कुछ है और ओवरऑल डेवलपमेंट में और चीज़ें हम अवॉइड करते थे, फिजिकल चीज़ें। तो अब ऐसा नहीं है, कि मतलब ये एनसीईआरटी भी बोलता है कि जो लर्न की जो नीड है उसके हिसाब से मुझे पढ़ाएं। एडुकेट रूम फॉर चिल्ड्रंस थॉट क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस इन टीचिंग, जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें क्या है, बच्चे जो सोचते हैं, जो उनकी उत्सुकता है, जो उनके प्रश्न होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी उनके लिए जगह हो। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन क्लास फॉर ऑल, और सभी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण हो। मतलब जो भी स्कूल होता है तो उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के विद्यार्थी आते हैं, जो आर्थिक सामाजिक तबकों से अलग अलग लोग आते हैं, तो उनका समावेशन हो, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा वातावरण हो। लर्नर्स इंगेजमेंट इज़ प्रमोटेड, और जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, उसको प्रमोट किया जाए। टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और टीचिंग जो हो वो क्या हो, ज्ञान के निर्माण के लिए हो। रोल ऑफ टीचर इज़ टू फैसिलिटेट प्रोवाइड मटेरियल एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेट, जो टीचर का रोल है वो ये है कि सुविधा प्रदान कराए, मटेरियल दे, एक्टिविटीज़ कराए, कोऑर्डिनेट कराए। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग विद चिल्ड्रंस लोकल नॉलेज, और जो विद्यार्थी का लोकल नॉलेज है उसके साथ जो बच्चे ने सीखा हुआ है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें, मतलब ऐसी चीज़, ऐसे जो भी हम बच्चों को एग्जाम्पल दे सिखाते समय ऐसे दें कि मतलब बच्चे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, हम उन्हें कोई सेट स्टैंडर्ड्स वाली चीज़ें ना दे दें, रटी रटाई परिपाटी वाली। फिर वो आता है कि करिकुलम शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू इनहेंस फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल एज वेल एज विद पीयर इंटरेक्शन, मतलब पाठ्यचर्या हमारी ऐसी हो कि विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, फिजिकल मेंटल उनका हर तरह से विकास हो। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज़ टू बी पार्ट ऑफ करिकुलम, और करिकुलम का कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पार्ट हो, मतलब एक रचनावादी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। डोंट मिसअंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज, और हम लोग ये गलत फहमी ना मान लें कि जो जानकारी है वो ज्ञान है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, फिर देखते हैं करिकुलर एरियाज़ यानी पाठचर्या के क्षेत्र कौन कौन से। तो इसमें आता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं वो विद्यार्थियों को हम लोग कैसे सिखाने वाले हैं। लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और जो साउथ के जो हमारे राज्य हैं उनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब भाषाएं कैसे सिखाई जाए। मैथमेटिक्स, गणित कैसे सिखाया जाए, कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए, साइंस कैसे सिखाया जाए, सोशल साइंस कैसे सिखाया जाए, आर्ट एजुकेशन कैसे हो, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन कैसे हो, स्टडी ऑफ पीस कैसे हो, वर्क एंड एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला सब्जेक्ट। फिर आता है कि लैंग्वेजेस यानी भाषा के बारे में क्या है। तो इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने की बात की। इन्होंने ये बोला कि जो मदर टंग है उसे ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए, और करिकुलम जो हो वो मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी को कंटेन करता हो। ठीक है, और ओनली इफ़ मदर टंग इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो अगर आप मदर लैंग को आपकी मदर टंग है उसे अगर आप सेकंड लैंग्वेज कर देते हैं तो आप मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, मतलब अलग अलग भाषाएं उन्हें और भी सिखाएंगे आप। ठीक है, केवल एक भाषा पे केंद्रित नहीं रहेंगे। तो त्रिभाषा फार्मूला या 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्या है। फर्स्ट लैंग्वेज टू बी स्टडीड एंड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, मतलब इसे पढ़ाया जाना चाहिए और ये मदर टंग होनी चाहिए किसी भी रीजनल लैंग्वेज की। ठीक है, जैसे हिंदी यूपी वाले क्षेत्रों के लिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए हिंदी हो गई, हमारे साउथ के क्षेत्रों के लिए जैसे महाराष्ट्र ले लिया तो मराठी हो गई। सेकेंड लैंग्वेज जो है इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द सेकेंड लैंग्वेज विल बी सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी वाले राज्यों में क्या होगा कि जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो कोई दूसरी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे उसमें सेकेंड लैंग्वेज या तो हिंदी होगी या इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ पे अगर मराठी है तो मराठी उनकी पहली लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज या तो वो हिंदी ले लेंगे या वो इंग्लिश ले लेंगे। ठीक है,
अब आता है द थर्ड लैंग्वेज, यानी तीसरी लैंग्वेज क्या हो। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीज एज द सेकेंड लैंग्वेज, एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स द थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीज एज द सेकेंड लैंग्वेज। तो थर्ड लैंग्वेज में ये बात कही जाती है कि दो लैंग्वेज तो आपके पास आ ही हुई हैं, तो अब तीसरी लैंग्वेज वो होगी जो ऊपर की दो आपकी नहीं है। हिंदी और नॉन हिंदी दोनों में आप समझ सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन, अब अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या बोला गया है तो एक एक लाइन हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको एनसीएफ से ही पढ़ना होगा, देखना होगा। तो मैथमेटिक्स के बारे में ये बोला गया है कि फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्स टू थिंक एंड रीजन टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये है कि गणित जो है उसको सिखाने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि बच्चे खुद से सोचना सीख सकें, जो अमूर्त चीज़ें उनके बारे में विजुलाइज करना सीख सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकें। टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज टू फोकस ऑन मैथड्स एंड प्रोसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। और सोशल साइंसेज को इस तरह से सिखाया जाए कि जो उनमें थिंकिंग प्रोसेस को नर्चर करे, क्यूरियोसिटी बढ़ाए, क्रिएटिविटी बढ़ाए। Social sciences to be considered from disciplinary perspective with rooms for integrated approach। जो सोशल साइंसेज हैं उसे हम लोग क्या करें, जो डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हम लोग उसे समझें, पढ़ें और इंटीग्रेटेड अप्रोच लें। मतलब अलग अलग जो है, जैसे आपने देखा ही होगा बुक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबको एक समग्र रूप में पढ़ाया जाता है। आर्ट एजुकेशन कवर्स म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर। तो आर्ट एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। हेल्थ एंड पीरियड डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लांट फिजिकल एक्टिविटीज़। जो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन है वो न्यूट्रिशन और प्लांट फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर डिपेंड करता है। एजुकेशन फॉर पीस, मतलब शांति के लिए शिक्षा। एज अ प्री कंडीशन टू स्नब ग्रोइंग वायलेंस एंड इनटॉलरेंस, मतलब जो आपका वायलेंस बढ़ रहा है और जो इनटॉलरेंस है उसे डील करने के लिए एक शांति शिक्षा की भी बात कही गई। वर्क एजुकेशन यानी कार्य शिक्षा की बात कही गई। तो नेसेसरी स्किल्स शुड बी प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ पेडागोजी, मतलब जो ज़रूरी स्किल्स हैं जो हमें प्रोवाइड करानी, उन सब के बात जो है वर्क एजुकेशन में की जाती है। अब आता है कि स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी विद्यालय कैसा और हमारी जो कक्षा कक्ष है उसका वातावरण कैसा हो। तो इसमें एनसीएफ हमारा कहता है कि मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल। मतलब एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मटेरियल फैसिलिटीज़ हो जो भी चाहिए, और एक डेली शेड्यूल जो है वो दिया जाए। फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट, और सबको सशक्त करने वाला एक वातावरण हो। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड, जो भी हमारे डिसिप्लिन या अनुशासन के पारंपरिक नोशंस हैं वो अब बदले जाने चाहिए। डिस्कस नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, और हम लोग क्या करें, पेरेंट्स या माता पिता हैं या जो कम्युनिटी समुदाय हैं उन्हें स्पेस प्रोवाइड करने के लिए की भी बात करें। डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, मीडिया एंड आईसीटी। और अदर जो हमारे लर्निंग साइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं कि टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और मीडिया, और आजकल के टाइम में जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इन सब का कैसे उपयोग कर सकते हैं उन सब की बात हो। परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, मतलब परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान। अब आता है हमारा सिस्टमैटिक रिफॉर्म, यानी व्यवस्थागत सुधार क्या क्या हो। इवॉल्विंग कॉमन स्कूल सिस्टम, मतलब समान विद्यालय प्रणाली हो, मतलब सबको समान रूप से शामिल किया जाए इसमें। टीचिंग एज प्रोफेशनल एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, और जो टीचिंग को हम लोग प्रोफेशनली हम लोग पढ़ाएं और रिफ्लेक्टिव हम लोग जो है प्रैक्टिसेस कराएं। टीचर शुड गेट मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर बेटर टीचिंग, और अच्छी टीचिंग के लिए जितनी भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो टीचर को हमें मिलना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। लोकली प्लान्ड फ्लेक्सिबल स्कूल कैलेंडर एंड टाइम टेबल, लोकली प्लान्ड हमारे फ्लेक्सिबल स्कूल्स हों, टाइम टेबल हो और कैलेंडर्स जो हैं वो हों। इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर इन्हेंसिंग क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टीचर, और क्या करें कि जो टीचर में उत्तरदायित्व की भावना आए, क्वालिटी बढ़े, और जो हमारी कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएं, उसे इनकरेज करें। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, मतलब परीक्षाओं में भी सुधार हो, केवल रटंत प्रणाली वाली परीक्षाएं ना हो, वो मतलब कितना सीखा ये असेस करने वाली बात हो, और उसमें सुधार के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हम लोग जो करते हैं, जो वो बात की गई है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके पूछे जाने चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी मेड पार्ट ऑफ स्कूल, और स्कूल यानी विद्यालय का पार्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, मतलब मार्गदर्शन दिया जाए बच्चों को कि किस तरह उन्हें क्या करना है, ठीक है।
फिर आता है कि पूरा इस तरह हम लोग देखते हैं कि पूरा एनसीएफ हम लोग देख चुके हैं किस तरह से क्या था। फिर कंक्लूजन के रूप में हम देखेंगे कि एनसीएफ इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द नेशनल एजुकेशन सिस्टम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एनसीएफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पूरी नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। थैंक्स, कीप एंजॉइंग लर्निंग।